गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट सेगमेंट देख रहे हैं बेटा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें बेटा, तो इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको एक टेक्निक बताया था, पार्थेनोकार्पिक टेक्निक। पार्थेनोकार्पिक में क्या हो रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक में क्या हो रहा था कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था बगैर फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी नहीं हुआ और फ्रूट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण वो सीडलेस फ्रूट या सीडलेस वेजिटेबल्स का वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर जो एपोमिक्सिस है बेटा, जस्ट उसके अपोजिट है। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होंगे, लेकिन वहां पर क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो एपोमिक्सिस है बेटा, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा बगैर फर्टिलाइजेशन के। अब आप सोचोगे कि सर बगैर फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप मान कर चलो कि जो सीड है प्लांट का, ये क्या है, एक इनकी प्रोजनी है, यानी इनका चाइल्ड है जो आगे जाकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करने वाला है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट सेल अपनी प्रोजनी बनाने के लिए कैपेबल होता है? ऑब्वियसली होता है। एक सिंगल मेल क्या करेगा, या तो फीमेल, वहां तो मेल और फीमेल होती नहीं है। एक सिंगल प्रोजनी क्या करते, एक सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो चाइल्ड या तो बहुत सारे चाइल्ड का क्या करता है, प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एपोमिक्सिस है बेटा, ये एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल, ये क्या है, जो एपोमिक्सिस है ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, मिमिक करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है बेटा, मिमिक करता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। तो यहां पर याद रखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पिक एंड एपोमिक्सिस। बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेयर इन एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। एक जगह सीड बन रहा है बगैर फर्टिलाइजेशन का, दैट इज एपोमिक्सिस, और वहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बगैर फर्टिलाइजेशन का, दैट इज पार्थेनोकार्पिक। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं उस प्रोसेस को, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मानकर चलिए, होता क्या है कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, जब मेगास्पोरोजेनेसिस, जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये मेगास्पोर का एक सेल था जो कैसा नेचर का था बेटा, डिप्लॉयड नेचर का था। कैसा नेचर का था, डिप्लॉयड, यानी कि 2n प्रेजेंट था। इस मेगास्पोर में क्या हो रहा था बेटा, मियोटिक डिवीजन। क्या हो रहा था, मियोसिस डिवीजन, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण यहां पर क्या बन रहे थे, तो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। इस कॉन्सेप्ट को मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं फिर से लेकर के आ रहा हूं। एक सेल है बेटा मेगास्पोर, यानी कि जो फीमेल्स बॉडी है, ये मेगास्पोर कैसे नेचर के होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। उनमें मियोटिक डिवीजन हुआ, यानी मियोसिस डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और क्या बन गया बेटा, हैप्लॉइड बन गया। अब ये हैप्लॉइड क्या हो गया भाई, आगे जाकर के एक सेल बन रहा था, और ये एक सेल आगे जाकर के मेल गैमेट, यानी कि एक गैमेट आया था पोलन, और पोलन ग्लैंड्स के में जो मेल गैमेट प्रेजेंट थे उसके साथ फर्टिलाइज होकर के ये फर्दर क्या बन रहा था, डिप्लॉइड का फॉर्मेशन कर रहा था। और ये डिप्लॉइड को हम लोग क्या बोल रहे थे, जाइगोट बोल रहे थे। और ये जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रायो, और क्या कर रहा था बेटा, एम्ब्रायो से क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट था। क्या यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो मेगास्पोर है, ये क्या है बेटा, मेगास्पोर जो है, ये मेगास्पोर में मियोसिस डिवीजन ना होकर के क्या हो जाता है बेटा, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहां पर ये जो मियोसिस हो रहा था बेटा, इस मियोसिस के बदले यहां पर अब क्या हो गया, यहां पर हो गया माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस होने के कारण इसका जो गैमेट बनेगा बेटा, वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड, जैसा पेरेंट्स वैसा चाइल्ड, क्योंकि वो माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारी, ये मान के चलो ये डिप्लॉइड है, यहां पर जाइगोट का नेचर क्या है, डिप्लॉइड है। यही डिप्लॉइड आगे जाकर के क्या करेगा बेटा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा।
पॉइंट समझना बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। जो मेगास्पोर जो था यानी जो पेरेंट्स बॉडी था, मेगास्पोर सिंगल डिप्लॉयड नेचर का होता है बेटा। इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था तो हैप्लॉइड बना था। मेल गैमेट एक हैप्लॉइड आया, दोनों ने फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड का फॉर्मेशन किया, ये एम्ब्रायो बनाया और ये फर्दर आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन किया था। यही कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए हैं। लेकिन एपोमिक्सिस के केस में थोड़ा सा सडन चेंजेस होता है कि जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर में मियोटिक डिवीजन ना होकर के माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। कौन सा डिवीजन हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, यानी इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण अगर इनके पेरेंट्स 2n है तो इनके चाइल्ड भी क्या होंगे? 2n होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पर इस सीड को बनने के लिए क्या चाहिए था? एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो को बनने के लिए क्या चाहिए था? डिप्लॉयड सेल। यहाँ पर देखो डिप्लॉयड सेल है क्या? अब ये डिप्लॉयड आगे जाकर के एम्ब्रायो बना देगा और यही एम्ब्रायो आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में अब बताओ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही थी एक सेल में और मेल गैमेट में। ये मेल गैमेट और एक सेल में क्या हो रहा था? फर्टिलाइजेशन। तब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर बगैर फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर क्या बन गया बेटा? जाइगोट बन गया, एम्ब्रायो बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस की फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में जो सीड का फॉर्मेशन होता है बेटा वो बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के होते हैं, बगैर किसी फ्यूजन्स के होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपोमिक्सिस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कौन सा नाम दिया? इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। और याद रखना है कि एपोमिक्सिस में जो मेगास्पोर होगा बेटा उसमें मियोसिस डिवीजन ना होकर के कैसा डिवीजन होगा? वहां पर माइटोसिस डिवीजन होंगे। चलिए दो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लिखा है जो आपको समझना है। वन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी एंड एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ये दोनों मिलकर के इस सीड के फॉर्मेशंस के लिए क्या होते हैं? रिस्पांसिबल होते हैं। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीड दैट हैज एन एम्ब्रायो फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। यानी कि ये जो प्रोसेस है कि बगैर मियोसिस, यहां पर मियोसिस हुआ क्या? नहीं, बगैर मियोसिस, बगैर सिंगेमी, सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन, बगैर सिंगेमी, बगैर मियोसिस के अगर सीड का फॉर्मेशन होता है, यानी इसी टेक्निक को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। ए का मतलब है यहाँ पर क्या होगा? गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है वो एब्सेंट है। तो रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का मीनिंग क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। सेकंड है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रायो इन सम पोजीशन अदर देन विद इन एम्ब्रायो सैक। अब क्या कर रहा है कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एम्ब्रायो सैक के अलावा कहीं हो जाता है। उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं यहाँ पर। अब जैसे मान के चलो आप ये एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या है भाई? एग सेल है और सिनर्जिड सेल है। यहाँ पर क्या है बेटा? एंटीपोडल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है। और एक्चुअली में यहीं से क्या हो रहा था? फॉर्मेशन हो रहा था। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता था और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, जो अब तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था। अब याद करो इसके बाद क्या होता है? एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल। क्या आप बोलते हैं बेटा? न्यूसेलस सेल। न्यूसेलस सेल। और न्यूसेलस के बाद क्या प्रेजेंट होता है बेटा? तो इसके बाद प्रेजेंट होता है इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो उसी स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूं आपको। तो सुना, इस केस में क्या होगा भाई? तो एक सेल का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर। एक सेल ना ही कोई मेल गैमेट आएगा कि फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी कि ये जो न्यू सेलस होते हैं, यहाँ पर एक सेल क्या होता है बेटा? हैप्लॉइड। यहाँ पर डिप्लॉइड कौन सा होता है? ये पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। अब ये जो न्यू सेलस होता है बेटा, तो आपको मैंने बताया होगा कि न्यू सेलस का भी नेचर जो होता है बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस वन इज न्यू सेलस सेल। न्यूसेलस सेल जो होता है बेटा वो कैसा नेचर का होता है? डिप्लॉयड नेचर का होता है। कैसा नेचर का? डिप्लॉयड। और हमें सीड की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए भाई? डिप्लॉयड ही तो चाहिए, हमें जाइगोट ही तो चाहिए। तो ये न्यूसेलस सेल, जो हर न्यूसेलस क्या है भाई? डिप्लॉयड नेचर का है। ये न्यूसेलस सेल अब इंटर करना चाहेगा अंदर। क्या करना चाहेगा? अंदर इंटर करना चाहेगा। और ये न्यूसेलस सेल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुनो, यहाँ पर एम्ब्रायो जो पहले वाले केस में था वो कब बन रहा था कि ये एक सेल आया, ये मेल गैमेट आया और इसको एम्ब्रायो में कन्वर्ट कर दिया जाइगोट के बाद, यही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अदर देन ये जो एम्ब्रायो साइट का स्ट्रक्चर है उसके अलावे यहाँ पर दूसरा न्यूसेलस सेल जो है वो आगे जाकर के डिप्लॉयड तो है नहीं, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा और उसके बाद यही एम्ब्रायो और सीड बनाने के लिए रिस्पांसिबल हो जाएगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। इसी को हम एडवेंटिव एम्ब्रायोनी बोलते हैं। तो टर्म्स को हमें समझना है। रिकरेंट
एक एंजियोस्पर्म में मैंने बता दिया। एडवेंटिव एम्ब्रायोनी का मतलब क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रायो इन सम पोजीशन अदर देन विद इन एम्ब्रायो साइट। अदर पोजीशन से आए लेकिन एम्ब्रायो साइट के अंदर, तो अदर पोजीशन क्या है भाई, तो एम्ब्रायो साइट का ये पोजीशन है, उसके बाहर क्या है, न्यूसेलस, जो कैसे नेचर के होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। प्लॉइडी हमेशा याद रखेंगे कि किसका कौन सा प्लॉइडी है, मैं बार बार आपको बोलता हूं। तो न्यूसेलस कैसा नेचर का होता है बेटा, डिप्लॉइड नेचर का होता है। और अगर ये डिप्लॉइड है तो आगे जाकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। और सीड का फॉर्मेशन बगैर किसी फर्टिलाइजेशन का हो गया, दैट इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस के बिहाइंड दो कॉन्सेप्ट है, एक रिकरेंट एग एंजियोस्पर्म और सेकंड कॉन्सेप्ट है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। यहां पर मैंने आपको रिकरेंट के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया और एडवेंटिव के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया। तो ये आप हमारा क्या हो गया, एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सुनना, जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स क्या होते हैं बेटा, हाइब्रिड सीड को लेकर के आते हैं मार्केट से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, छोटा सा लिटरेचर दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको बस समझने की जरूरत है और कुछ वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हम लोग के लिए। तो जो भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीड जो लाते हैं मार्केट से वो परचेज करके वो कैसा लाते हैं बेटा, तो वो हाइब्रिड लाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो, इंक्रीज हो। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और अगर हम हाइब्रिड सीड को यूज नहीं करेंगे तो जो कंडीशंस है, एक तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हार्म करते हैं हमारे फसलों को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपना हाइब्रिड सीड लेकर के आते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर हाइब्रिड सीड आप लेकर के आते हो जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, और हर साल आपको नई सीड लेकर के आनी पड़ती है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने हाइब्रिड से हमने अगर मान के चलो हमने एक धान का पौधा या तो टोमेटो हमने बनाया, तो अब अगले साल इसी टोमेटो सीड को अगले साल हम खेतों में डालेंगे तो फिर से इसी हाइब्रिड का प्रोडक्शन होगा। नहीं, हाइब्रिड का क्या होता है बेटा, वायबिलिटी होती है, जो सीड वायबिलिटी है मैंने उस कॉन्सेप्ट को बताया भी है आपको। तो वो वायबिलिटी उस सीड की होती है, तो अगले साल आपको फिर से हाइब्रिड सीड लेकर के आना होगा। यानी ऐसा नहीं कि हमने एक ही बार लेकर के और हर साल हमारा वही सीड काम देगा, नहीं, हर साल आपको नई सीड लाना होगा जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है बेटा कि अगर एपोमिक्सिस के थ्रू हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन हुआ है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो एपोमिक्सिस के थ्रू सीड का फॉर्मेशन किया है, और अगर उस सीड के अंदर हाइब्रिड प्रॉपर्टी आ गई, उस सीड के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, तो अब आपको हर साल उस सीड को परचेस नहीं करना पड़ेगा। अब आपको वही सीड अगर नई प्लांट देगा तो उस प्लांट में जितने भी सीड होंगे अगले साल वही सीड आपको फिर से नई प्लांट बनाने के लिए क्या होगा, यूजफुल हो जाएगा, आपको नई सीड लानी नहीं पड़ेगी। तो नाउअडेज साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि जो एपोमिक्सिस जो प्लांट स्पीसीज शो करते हैं, उन प्लांट स्पीसीज में वो जीन कौन सा है जो एपोमिक्सिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो जीन को ये आइसोलेट कर लेंगे तो ये मनचाहे प्लांट के ऊपर अप्लाई करके और उसको क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड बना सकते हैं, ताकि आप एक बार मार्केट से हाइब्रिड सीड परचेज करो तो आपको हर साल दूसरे साल वो हाइब्रिड सीड लानी नहीं पड़ेगी। इसी प्लांट का जो सीड होगा वो अगले साल आप खेतों में डाल सकते हो और नई प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो यानी कि एपोमिक्सिस का जो इंपॉर्टेंस है वो हाइब्रिड सीड में क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा। अगर हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस के थ्रू हुई है तो वो हाइब्रिड सीड की वायबिलिटी बढ़ जाती है, वो हाइब्रिड सीड दूसरे हाइब्रिड सीड के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया, बस आपको जानना है। यानी रिसर्च अप्रोच के लिए, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच के लिए उन्होंने एक छोटा सा लिटरेचर दे दिया। तो एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट है अपना पॉली एम्ब्रियोनी। चलो अगर पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें बेटा, तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है बेटा, इसका एग्जांपल है मैंगो एंड साइट्रस, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग कहां पर आ जाते हैं, इनके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। न्यू सेलस सेल प्रोट्रूड ओव्यूल्स और सीड विथ मल्टीपल एम्ब्रायो। यहां पर क्या कह रहा है बेटा कि यहां पर एम्ब्रायो बहुत ज्यादा होंगे एक सीड के अंदर। इन अ सिंगल सीड और इन अ सिंगल ओव्यूल्स देयर आर सो मेनी एम्ब्रायो आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो देखो नाम में क्लियर, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रायो, बहुत सारे एम्ब्रायो प्रेजेंट होंगे एक सिंगल सीड में। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंगो, नॉट ऑल मैंगो बट सब स्पीशीज ऑफ मैंगो हैज
पोली एम्ब्रायोनिक प्रॉपर्टी एंड साइट्रस। साइट्रस इज द बेस्ट एग्जांपल। साइट्रस जो प्लांट होते हैं बेटा, सिट्रस प्लांट जो होते हैं उनमें ये चीजें, सिट्रस की जब आप सीड देखोगे या फिर जब आप क्लास आओगे तो मैं आपको वो सीड्स में आपको दिखाऊंगा भी, या समटाइम्स अगर मुझे वीडियो ऐसा बनाने को मिले तो एक फनी वीडियो अपन बनाएंगे जिसमें सीड को मैं बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे एम्ब्रायोनी प्रेजेंट होते हैं साइट्रस में बेसिकली, है ना। मैंगो में तो बहुत सारे स्पीसीज में नहीं, सब स्पीसीज में नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे वेरियस सब स्पीसीज होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, लेकिन साइट्रस में ये बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। उस सीड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रायोनी प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी, यानी सिंगल सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो का प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। तो अब मैं बताता हूं कि ये कैसे होते हैं, कैसे बहुत सारे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर से हम लोग आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा क्या है बेटा, एम्ब्रायो सैक, और एम्ब्रायो सैक के बाद क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूसेलस सेल। न्यूसेलस सेल का प्रॉपर्टी क्या है, ये डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो दिस वन इज न्यूसेलस सेल एंड दिस वन इज इंटीग्यूमेंट, दैट इज आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट। अब यहाँ पर क्या है भाई, एग सेल है, सिनर्जिड सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल है, यही सारी चीजें है क्या। अब मैंने क्या बताया, ये जो न्यूसेलस सेल होते हैं भाई ये कैसे होते हैं, तो दिस वन इज न्यूसेलस सेल, और न्यूसेलस सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं बेटा, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। होता क्या है कि ये न्यूसेलस सेल क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंट समझना, न्यूसेलस सेल प्रोट्रूड, यानी न्यूसेलस सेल एम्ब्रायो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। होता क्या है भाई, तो यहाँ पर मेल गैमेट आया, इस एग सेल के साथ एग प्लस मेल गैमेट यानी कि एन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मिलकर के क्या बना दिया, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना दिया, एम्ब्रायो। बेसिकली यही होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो न्यूसेलस सेल है बेटा, जो डिप्लॉयड नेचर के हैं, ये सारे न्यूसेलस सेल इंटर कर जाते हैं एम्ब्रायो सैक में, है ना। क्या करते हैं भाई, इंटर करते हैं एम्ब्रायो सैक में, और इंटर करते हैं तो इनके पास भी क्या होता है भाई, डिप्लॉयड प्रॉपर्टी, और डिप्लॉयड प्रॉपर्टी आगे जाकर के यानी क्या बना देगा, एम्ब्रायो। तो ये हर न्यूसेलस सेल आगे जाकर के क्या बना देगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स व्हाई इस एम्ब्रायो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो हो जाते हैं, और बहुत सारे के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉली, और बहुत सारे एम्ब्रायो हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव एम्ब्रायोनिक दोनों में कॉन्सेप्ट किसका है, न्यूसेलस का। यहाँ पर न्यूसेलस आगे जाकर के सीड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, और यहाँ पर न्यूसेलस आगे जाकर के एम्ब्रायो बनाने का रिस्पॉन्सिबल हो रहा था। यानी एक सिंगल सीड में, ये एक सिंगल सीड आगे जाकर के एक सेल बनाएगा, एक सिंगल सीड बनाएगा। यहाँ पर एपोमिक्सिस नहीं चल रही है, सीड फर्टिलाइजेशन के बाद ही बन रही है। यहाँ पर सीड क्या बन रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ये मत समझना कि एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग प्लस मेल गैमेट दोनों को फर्टिलाइज कर रखा है। तो यहाँ पर हमेशा सिंगेमी हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसके बाद ही क्या हो रही है, सीड का फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन उस सीड के अंदर, क्योंकि सीड ये ओव्यूल, ये पूरा का पूरा क्या है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल ही आगे जाकर के क्या बनाता है बेटा, सीड बनाता है। लेकिन उस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल की एंट्री हो गई है, यानी उस सेल के अंदर बहुत से, वो जो सीड है उस सीड के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल है, और हर न्यूसेलस सेल एम्ब्रायो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वहां पर बहुत सारे एम्ब्रायो का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, एंड बेस्ट एग्जांपल इज मैंगो एंड साइट्रस प्लांट। आपको ये दोनों क्या करने हैं, एग्जांपल्स याद रखने जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। तो आई थिंक, आई होप कि आपका ये एपोमिक्सिस एंड जो पॉली एम्ब्रियोनी है बेटा, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा लिटरेचर था हाइब्रिड प्रोडक्ट का, कि जो एपोमिक्सिस के होते हैं वो हाइब्रिड प्रोडक्ट वो ज्यादा बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर हाइब्रिड सीड। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, आपका फर्स्ट जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपका है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का, वो कंप्लीट हो गया। अब आप 1 से 2 बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ें, मेरे नोट्स को पढ़ें, और उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें जो नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या तो और भी जो आपके पास जो भी बुक है, जो भी राइटर्स का बुक फॉलो करते हैं, उस बुक से क्वेश्चंस लगाएं, और कोई डाउट रहे तो आप मेरे से जरूर बताएं। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सारे कॉन्सेप्ट को, जो मैंने टोटल 16 वीडियोज बनाए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अगर आपने ये 16 वीडियोज को आपने अच्छे से देख लिया तो नो डाउट एनसीईआरटी से बियॉन्ड अगर क्वेश्चंस भी अगर नीट में पूछे जाते हैं तो भी 100% मैं कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से घुमा करके भी पूछेंगे तो भी आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा ईच एंड एवरी ईयर,
अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो 2 to 3 क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बॉटनी का नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एक्सपेरिमेंट।